तो बच्चों आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब हम सोल्व करेंगे। पहले बच्चों हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके अंदर आपको पता है लगातार 3-4 सालों से बच्चों एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो ग्रामर रूल लगता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर जो नई बातें होगी मैं आपको बताता जाऊंगा और जो पुरानी बातें होगी उसको एक्सप्लेन करने का कोई आई थिंक बेनिफिट नहीं है। जैसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बच्चों आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो 7a + 3b की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए और बी निकालना है आपको। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है इसके अंदर, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, डी। डी क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। एक्स वाई जेड के क्या लिख दो बच्चों, कोफिशिएंट लिख दो तीनों रो के अंदर, ये मैंने लिख दी है। अब अगर आप इस डी को बच्चों जीरो पुट करके अगर रिजल्ट निकालोगे तो यहाँ से देखो ए और बी दो वेरिएबल है, तो आप ना बचा करो ऐसे। ए और बी दो वेरिएबल को अगर आप बच्चों पुट करोगे तो क्या करेगी, ए और बी के अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको ये लगे ना बच्चों की यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आप डी को जीरो मत पुट करो। तो अब आप क्या करो, आप कहोगे सर अब डी वन को जीरो पुट कर लेते हैं। देखो डी वन को भी जीरो पुट मत करो, क्योंकि आप उसको जीरो पुट करो जहां से ये कॉलम थ्री खत्म हो जाए, और कॉलम थ्री कब खत्म होगा बच्चों, जब डी थ्री को जीरो पुट करोगे। अब देखो डी थ्री को जीरो पुट करने से क्या बेनिफिट होगा, डी थ्री के अंदर भी क्या आएगी बच्चों, दो इक्वेशन आएगी। हाँ ठीक है, देखो कांस्टेंट टर्म के अंदर भी बच्चों दो वेरिएबल है ए और बी, तो इसका मतलब कि आपको पुट करना ही करना पड़ेगा। एक बार क्या है, डी को जीरो पुट कर दो, और एक बार बच्चों फिर किसको पुट कर देना, डी थ्री को जीरो पुट कर देना। डी थ्री थर्ड कॉलम के अंदर क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, इनको जीरो पुट करके बच्चों दो इक्वेशन आएगी ए और बी में, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों को सोल्व करके ए और बी निकाल देना। निकालोगे कैसे, मैंने कंप्लीट सोल्व करके दिखा दिया आपको। ए और बी की वैल्यू आ गई a-2 b10, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है। ये देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं सिस्टम के, और लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा निकालना है। देखो बात तो वही है कि हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहले डी को जीरो पुट कर देते हैं। लेकिन अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंड मत कर देना कि आपने डायरेक्ट इसको लिखा और एक्सपेंड करने चले गए, नहीं बच्चों फिर तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करो कि लेमडा खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ दो रो से या दो कॉलम से लेमडा को खत्म कर दो। अब देखना, या तो बच्चों ऐसे कर लो कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटा दो, तो यहाँ से देखो लेमडा वाली टर्म खत्म हो जाएगी ना, कांस्टेंट बच जाएगा। और फिर क्या करो बच्चों, इसमें से इसको घटा दो, सेकंड रो में से सेकंड थर्ड रो को घटा दो, या कॉलम में से C2 को क्या चेंज कर दो, C2 माइनस C1, और C3 को भी क्या कर दो बच्चों, C3 माइनस C1। इससे क्या हो जाएगा ना, काफी ज्यादा लेमडा खत्म हो जाएंगे, और फिर जो इक्वेशन बनेगी सिंपल वो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, और लेमडा की यहाँ से दो वैल्यू आएगी। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कर रहे हैं जेई मेंस की तैयारी, तो इसमें ना कई बार एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करता आपको। जैसे लेमडा की दो वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी, 3 और माइनस के 1/2। अब आप खुद सोचो आपको निकालना क्या है, लेमडा की लेमडा स्क्वायर प्लस में लेमडा निकालना है। तो आपको पता है कि ये फ्रैक्शनल वाली वैल्यू लेने से तो आंसर कोई ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा। इसका मतलब डायरेक्ट कोई आप बता सकते हो कि लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ गए आप मेरी बात। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो वो क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा, कि लेमडा की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। फिर अगर बच्चों आपने इसको अगर इतना ही छोड़ दिया ना कि लेमडा की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो बच्चों गलत है। क्यों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सिर्फ डी का होना जरूरी, जीरो होना जरूरी नहीं है, बल्कि D1 D2 D3 तीनों भी तो जीरो होने चाहिए। अब मैंने इसको -1/2 को क्यों नहीं लिया, मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। देखो मैंने क्या निकाला बच्चों, D1 निकाल दिया, D1 की ये वैल्यू है, और मैंने लेमडा को -1/2 पुट कर दिया, और पुट किया तो बच्चों इसका आंसर ये आएगा, और ये तो जीरो नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि लेमडा की वैल्यू -1/2 लेने पर इस सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनेटली मैनी नहीं बच्चों, नहीं आएंगे। समझ गए आप, बल्कि कैसे सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन। क्योंकि अगर डी जीरो हो गया, D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो गया, तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं बच्चों, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर तो इसके लिए भी वेरीफाई करके बताओ, थ्री के लिए है ना, तो मैं थ्री के लिए वेरीफाई कर देता हूँ। देखो अगर आप लेमडा को बच्चों थ्री डालोगे तो यहाँ से D1 D2 और D3 तीनों के तीनों के आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। मतलब कि लेमडा की वैल्यू थ्री डालने पे आपके सारे डिटरमिनेंट जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैंने क्यों समझाया आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी एग्जाम को आप देने जाओ वहां पे पूछ लिया जाए, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लेमडा आर पॉसिबल फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो डी को जीरो पुट करके जो लेमडा की वैल्यू आएगी उन पे भरोसा मत करना। क्यों, क्योंकि बच्चों डी का ही जीरो होना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि D1 D2 D3 भी जीरो बनने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो लेमडा की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अब उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, ये आसान है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है अपने को, नो सॉल्यूशन के लिए एक तो डी तो जीरो होना ही चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों डी तो जीरो होना ही चाहिए, है ना। उसके अलावा बच्चों क्या होता है, देखो D1 D2 और D3 में से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। बताओ यही कंडीशन होती है क्या,
नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों, डिटरमिनेंट डी तो जीरो होना चाहिए, D1 D2 D3, मैं ये नहीं कहता तीनों जीरो नॉन जीरो होने चाहिए, नहीं, कम से कम एक तो नॉन जीरो हो। तो अब आप देखो बात मेरी, डी को बच्चों जीरो पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, है ना, लैम्डा की वैल्यू तो मतलब क्यों मान लो, ये तो कितना आ गया 17 आ गया। उसके बाद मैंने आपको निकाल के दिखा दिया क्या, D1 D2 और D3, D1 की वैल्यू ये आई, D2 की वैल्यू ये आई और D3 की वैल्यू ये आई। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ सबसे D1 को जीरो पुट करूंगा तो मैं म्यू कितना आएगा बताओ 18, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर म्यू को आपने 18 ले लिया तो इससे क्या होगा, D1 भी जीरो आ जाएगा, है ना, D2 भी बच्चों क्या आ जाएगा जीरो, देखो -4 इंटू 18 -72 प्लस 72 और 18 -18, यानी कि म्यू को 18 लेने से और लैम्डा को 17 लेने से तो बच्चों सारे डिटरमिनेंट जीरो आ गए। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी हो जाएंगे, बट हमें चाहिए नो सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, फॉर नो सॉल्यूशन आप ही बता दो क्या करोगे, लैम्डा तो आपका 17 होना चाहिए, बट म्यू जो है ना आप ये कहोगे सर 18 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 18 हो गया फिर तो ये सारे डिटरमिनेंट जीरो हो जाएंगे, मतलब कि म्यू की वैल्यू क्या होगी फिर, नॉट इक्वल टू 18। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। लेकिन बच्चों जेई मेंस के पेपर में आपको इतना डिफिकल्ट एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। आप ये बताओ, लैम्डा की वैल्यू तो 17 आएगी, लैम्डा 17 कहाँ कहाँ है देख लो, लैम्डा 17 या तो इसमें है या इसमें है ना, और ये तो इसमें हो ही नहीं सकता ना इसमें हो सकता, ये भी ऑप्शन गई। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से देखो बच्चों, म्यू की वैल्यू 18 और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 18 में से आप कौन सा टिक करोगे, नॉट इक्वल टू, क्योंकि अपने को ये पता है कि आगे जो हम कंडीशन लगाएंगे वो कैसी लगाते हैं कि D1 जीरो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, तो नॉट इक्वल टू का साइन वाली कंडीशन देखते हैं, तो इसलिए मेरे को ध्यान आ गया कि नॉट इक्वल टू वाला ऑप्शन जो है ना ज्यादा ठीक होने के करीब है, न कि इसके, समझ आ गई। तो आप सिर्फ डी को जीरो पुट करके बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद अगर आप मतलब अच्छे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना आपने सीखा है तो आगे आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस का पता लगे कि क्या क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त अपने को एग्जाम में सोचना है कि आंसर गलत भी ना आए और जल्दी भी सही आ जाए। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आसान है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें कोई जो है ना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें तो बस क्या करो आप देखो, डी डी को जीरो पुट कर दो, डी को जीरो मत करना क्योंकि बच्चों सेकंड रो में भी है और ये थर्ड रो के अंदर भी क्या है म्यू है, तो आप क्या करो इन सेकंड और थर्ड में से एक को पुट कर दो, यानी कि या तो D2 को, एक तो D2 को जीरो पुट कर दो, D2 को जीरो पुट करोगे बच्चों लैम्डा खत्म हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा, और जैसे ही आप D3 को जीरो पुट करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। मेरा टारगेट ये रहता है कि जिस कॉलम के अंदर बच्चों कांस्टेंट है ना, जैसे ये सेकंड कॉलम में है तो D2 को जीरो पुट कर दो, और अगर ये थर्ड कॉलम में है तो D3 को जीरो पुट कर दो, समझ आ गई मेरी बात। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, जीरो पुट करना है, सिंपल, मैंने जीरो पुट करके देखो म्यू निकाल दिया, लैम्डा निकाल दिया, म्यू और लैम्डा निकाल दिए, तो बस फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 57। हाँ मैं ये कहता हूँ इस डिटर्मिनेंट को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड किया है, आपका मन करे तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड मत करो, छोटा कर लो। कैसे, एक तो देखो इस सेकंड कॉलम में से 4 कॉमन आके और छोटा हो जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने 4, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू जीरो है ना, 4 का तो कोई काम ही नहीं है। फिर बच्चों आप रो एक्सपेंशन कॉलम एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, है ना, ये ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, C3 इसमें से क्या कर दो आप, C3 को चेंज कर दो C3 माइनस C2, मतलब कि ये जीरो हो जाएगा ना और ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो देखो दो एलिमेंट जीरो बन गए, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। आपका मन करे चाहे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तब भी बच्चों क्या 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आंसर तो 100% आएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, सेम वही इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, वही सेम बच्चों लैम्डा और म्यू सेकंड और थर्ड कॉलम के अंदर है, तो अब आई थिंक आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा लास्ट में। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें क्या बोला गया देखो, एम और स्मॉल एम मैक्सिमा और मिनिमा है इस फंक्शन का, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब पहले आपको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, क्या आप इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हो बच्चों, डायरेक्ट कर दिया तो आप सोच के देखो कितना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप कुछ ऐसा करो जिससे ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कम हो जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर फर्स्ट रो को चेंज कर दूं, R1 में से R2 माइनस कर दूं, तो देखना साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। फिर मैं R2 को चेंज करता हूँ R2 माइनस R3, तो उससे ना ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर काफी हद तक बच्चों खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करो, R1 को चेंज कर दो, कैसे बच्चों, R1 में से R2 माइनस कर दो, और फिर नेक्स्ट टाइम पे R2 को चेंज कर देना, R2 में से R3 माइनस कर देना। तो बताओ ये fx क्या आ गया अपना, R1 को तो मैंने चेंज किया, कैसे, R1 माइनस R2, मतलब ऐसे ऐसे माइनस करते हो ना, साइन स्क्वायर कट जाएगा 1,
इसमें से ये माइनस करोगे कोस स्क्वायर तो कट जाएगा बट 1 नहीं आएगा बच्चों, -1 आएगा, पता है ना। ऊपर कोस स्क्वायर में से माइनस करोगे 1 प्लस कोस स्क्वायर तो -1 आएगा ना, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अच्छा अब इसमें से माइनस करो 0, सेकंड रो को कर रहा हूँ ना, इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा 1, और इसमें से माइनस करो तो बच्चों ये कट जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। थर्ड रो को मैंने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज कॉपी कर दो, ये लो बस। अब डिटरमिनेंट को क्या कर दो बच्चों, आप एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अब जो है ना एक्सपेंशन इजी हो जाएगी। एफ एक्स आ जाएगा आपका, क्या आ गया बोलो 1, और फिर क्या आएगा ये अपना 1 प्लस में 4 साइन 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -1 +1 हो जाएगा, और ये बच्चों क्या आ गया 0 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ऐसा आ गया बोलो। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई अपनी कितनी देख लो 4 साइन 4x, और बच्चों ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 1, और ये 1 एक और है, तो मतलब कि आंसर आ गया अपना 2 प्लस में 4 साइन 4x। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 प्लस में 4 साइन 4x, एफ एक्स आ गया अपना 2 प्लस 4 इंटू साइन 4x। तो बच्चों इसकी m जो है ना, इसकी क्या है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू 2 तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, ये अगर 1 हो गया तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और स्मॉल m जो है इसकी क्या है बच्चों मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 2 प्लस 4 मिनिमम कब होगा जब ये क्या होगा -1 होगा, यानी कि -2। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ, कैपिटल M की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, यानी कि 6 की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4, ये होता है बच्चों 36 इंटू 36 1296, और 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16 होता है, क्योंकि नेगेटिव की पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1280, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन अगर आपने कर दी तो फिर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला गया है कि अल्फा और बीटा सेम नहीं है, बी द वैल्यूज ऑफ एम, मतलब एम की दो वैल्यू है, एक अल्फा और एक बीटा, फॉर विच ये सिस्टम जिसकी 3 इक्वेशन दे रखी है, देखो 1 2 3, इसकी क्या है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। बस आप एक बार इतना पढ़ो, आपको अगर मैं ये कहता कि इस सिस्टम के सॉल्यूशन है इनफाइनेटली मैनी, तो एम की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते बताओ, डी को 0 पुट करते, डी को 0 पुट करोगे आपका जो है ना, अच्छा डी तो 0 पुट करने का फायदा ही नहीं है, तो 0 ही आएगा, लेकिन इसके अंदर तो m है ही नहीं ना, तो फिर हमें तो m चाहिए, तो d1 को 0 पुट करो, d1 को 0 पुट किया तो बच्चों m की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको d2 और d3 निकाल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, इसने बोल रखा है कि अल्फा और बीटा m की वैल्यू है, और अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक वैल्यू जो हमारी आई है 1 और एक वैल्यू क्या आई है 2, उनमें से एक अल्फा है और एक क्या है बीटा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने आपको d2 को 0 पुट करके निकाल के दिखा दिया, वही सेम इक्वेशन आएगी, देखो वही सेम इक्वेशन आएगी, तो रूट भी सेम आएंगे। मैंने d3 निकाल के दिखा दिया बच्चों, वही सेम इक्वेशन आएगी, तो मतलब कि तीनों के तीनों चारों डिटरमिनेंट बल्कि 0 हो रहे हैं, कहाँ पे m इक्वल टू 1 और 2 पे। अब बताओ मेरे को m की वैल्यू कितनी आ गई 1, और एक वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक को क्या बोल दो अल्फा और एक को क्या बोल दो बीटा, क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हम किसी को अल्फा बोले किसी को बीटा बोले। तो अब बता दो मेरे को आंसर क्या आ गया अपना, सिग्मा n की वैल्यू 1 से 10। अब ध्यान से देखना, n की पावर अल्फा, अल्फा कितना 1 प्लस n की पावर बीटा, बीटा कितना 2, ये है। तो बस इस पे समीशन लगा दो, सिग्मा n प्लस सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसमें n को कितना पुट कर दो 10, क्योंकि 10 टर्म है ना ये 1 से लेके 10, n को 10 पुट करो, 10 इंटू 11/2 प्लस 10 11 21 डिवाइड बाय 6, इसको बस सोल्व कर लो, ये कितना आएगा 55, और ये बच्चों 3 पे काटोगे 3 2 जा 3 7 जा, और ये 5, तो कितना आ गया ये 55 इंटू 7, तो 55 कॉमन ले लो ना, क्या आ गया 1 प्लस 7, यानी कि 55 इंटू 8 आ गया। 55 इंटू 8 कितना होता है 440, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये अपने बच्चों 8 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट डिटरमिनेंट के ऊपर बेस्ड, और ये हमने सारे के सारे सोल्व कर दिए। अब बच्चों अपने कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन मैट्रिक्स के थे, उसके लिए बच्चों सारी की सारी प्रॉपर्टी जो यूज होगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हालांकि हमने 2022 23 24 के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी उसके अलावा बच्चों कोई प्रॉपर्टी बचती नहीं है, कोई एक तो है जो प्रॉपर्टी थी बट वो यूज नहीं हुई वहां पे, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये आप सबको पता है कि डिटरमिनेंट से बाहर अगर बच्चों कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसकी पावर आती है कितनी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप सबको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये जो है ना, आप ये मान लो 100 में से किसी एक बच्चे को ये प्रॉपर्टी आती है, जो मैंने 3rd नंबर पे लिख रखी है। अब आप देख लेना, आप 100 में से एक बन के रहना चाहते हो कि 99 में आना चाहते हो, ये वाली प्रॉपर्टी।
एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकाला और फिर से उसका एडजॉइंट निकालने के लिए अगर आपको कह दिया जाए तो बच्चों ये नहीं है कि आप दो बार एडजॉइंट निकालोगे 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, मतलब कि ए मैट्रिक्स से ही काम चल जाएगा, बस उसका डिटरमिनेंट निकाल के उसकी पावर कर दो n-2 से, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बच्चों 2/2 ऑर्डर की है, तो 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए की पावर n का मतलब 2, तो ये तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 0 क्या होता है 1, तो मतलब ए आ जाएगी। और वैसे भी देखो, आप एक 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हो, आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर देते हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के बच्चों साइन चेंज करते हो, तो फिर दोबारा आप वही काम एक बार और करोगे तो वापस से वही नहीं पहुंच जाओगे पहले वाली मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो ये यहाँ से चीज वेरीफाई होगी। अगर 3/3 के लिए निकालना हो बच्चों, तो n की जगह 3 पुट करोगे तो डिटरमिनेंट की पावर कितनी आ जाएगी 1, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जाम में आपको दे दी जाए, ठीक है, और कहा जाए आपसे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो आपको बस उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स होती है ना, वो मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए आप बात। अच्छा, ये आपको सबको बच्चों फॉर्मूला पता है, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। बच्चों फॉर्मूला तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, बेसिक, ठीक है। इसको और कैसे कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, ये ए जो होती है ये तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है ना बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है ए, तो आप मेरी बात समझ रहे हो, बस उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यही बात होती है ना। अब आप चाहो तो ए को किसी भी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ए की जगह बी लिख दो, ए की जगह 2a लिख दो, ए की जगह 10a लिख दो, ए की जगह ए इनवर्स लिख दो, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए वैलिड है, बस उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब ए की जगह ए इनवर्स लिख रहा हूँ, तो बच्चों ए की जगह ए इनवर्स, और ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स करोगे तो ए आ जाएगा, और ए की जगह ए इनवर्स, तो मेरे को यहाँ से ये बता दो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ गया, ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, क्या देखो, एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको सबको निकालना आता है, बट कभी भी इनवर्स का एडजॉइंट निकालना आ जाए, आप लिख लो इस बात को अपने दिमाग में भी और अपनी कॉपी में भी, अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का एडजॉइंट निकालना आ जाए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो क्या कर देना आप, मैट्रिक्स को डिवाइड कर देना बच्चों, किससे, उसके डिटरमिनेंट से। क्या कह रहा हूं मैं, एडजॉइंट निकालना आ जाए ए का नहीं ए इनवर्स का, तो क्या करोगे आप, मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक ये वाला बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। उसके बाद बच्चों ट्रेस का आप सबको पता ही है, डायगोनल एलिमेंट के सम को क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइन होती है टर्म, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो होता है डायगोनल। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों 3/3 ऑर्डर की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें ध्यान है ना आपको, कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सारे जीरो होते हैं, ओड ऑर्डर की हो, 3/3 की हो, 5/5 की हो, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगी बताओ, 0 + 0 + 0, यानी कि 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने एक आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपको याद करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। बताओ मैंने क्या बोला था, 3/3 मैट्रिक्स में अगर एडजॉइंट ऑफ ए पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। डिटरमिनेंट निकाल लेना आप, ठीक है, और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा ये। उसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन ये, अभी मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, एडजॉइंट निकालना हो किसका, ए का नहीं ए इनवर्स का, तो क्या फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से। मैट्रिक्स वही है, डिटरमिनेंट 15 है, आपकी बात क्या करना है बच्चों, इसको डिवाइड करना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको पता है एनटीए का पेट है, कितने ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे ऐसे। तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों आपको दे रखा है -2, और डिटरमिनेंट की जगह आप सिंबल लगा दिया करो, है ना, ये इसका आंसर ये दे रखा है आपको। तो आपको 4m + 2n की वैल्यू निकालनी है, मतलब m और n की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, बाकी चीजें बाद में है, ठीक है। तो मैं इस डिटरमिनेंट की जगह सिंबल लगा देता हूँ, 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a। तो बच्चों ये तो बिल्कुल आसान होता है सोल्व करना, बताओ एक एक स्टेप किया करो, पहले नंबर को बाहर निकालो। डिटरमिनेंट से बच्चों देखो दो ही तरीके होते हैं, या तो डिटरमिनेंट से नंबर बाहर आएगा, या एडजॉइंट को हटाओगे, बस।
डिटर्मिनेंट से नंबर बाहर आएगा तो उसकी पावर करोगे कितनी, जितना बच्चों डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये कर दिया। एक बार में एक ही स्टेप करना बच्चों, अगर दो स्टेप करने की कोशिश करोगे तो जल्दबाजी में आपका क्या है, टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांस है। और देख लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हिंट आपको मिलना नहीं है। तो अच्छा, इसको 3 की पावर 3 को 27 मत लिखना, क्योंकि बाद में हमें 2 और 3 की पावर में ही लेके आना आंसर को, इसको ऐसे रखो। अब बच्चों क्या है, देखो एडजॉइंट हटाओ। अब क्या करो, एडजॉइंट को हटाओ। अच्छा बताओ, एडजॉइंट को हटा दिया करो, आप हटा दो एडजॉइंट को, बाकी लिख दो। इस बाहर वाले एडजॉइंट को हटा के बाकी चीजें लिख दो। और एडजॉइंट जब हटाओगे तो इस डिटर्मिनेंट की पावर आएगी कितनी, अगर ऑर्डर 3 है तो बच्चों पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ गए आप? बस अब क्वेश्चन सोल्व कर दो। अब ये -6 बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से, -6 बाहर आएगा तो बच्चों पावर आएगी कितनी, 3। 3 तो आनी है, और साथ में ये स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, समझ गए? अब ये -6 हट गया तो क्या बच गया आपके पास, ये बच गया। अब बोलो बच्चों, अब इसको तो 6 की पावर करूं, 6 या -6 की पावर करूं, एक ही बात है ना, क्योंकि इवन पावर है। अच्छा फिर एडजॉइंट हटाओ। जब एडजॉइंट हटाओगे बच्चों तो एडजॉइंट को हटा के 3 लिख दो, और पावर देखो बच्चों कितनी आती है बताओ मेरे को, एडजॉइंट हटाते हो तो पावर 2 आती है, और 2 पहले ही है, मतलब 2 × 2 हो जाएगा ना। इस 6 को बच्चों 3 की पावर 6 अलग कर दो, 2 की पावर 6 अलग कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया बताओ, 3a की पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ, तो कितना आंसर आ गया, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6, और 3 को बाहर निकालो। अब बच्चों 3 बाहर आएगा, पावर आएगी कितनी, 3, लेकिन ये पावर 4 भी तो बैठी है तो 4 भी और आएगी, और डिटरमिनेंट की पावर कितनी आ गई, 4। बस अब सोल्व हो गया क्वेश्चन। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12, ये कितना आ गया अपना, 3 की पावर 12, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, -2, तो -2 की पावर कितनी होगी अपनी, 4 होगी। देखना एक बार, 3 की पावर कितनी थी अपनी, 3 की पावर 3 और 6, ये 9 होगी है ना, ये जो 3 की पावर 3 और 6 है ना, ये कितनी हो जाएगी, ऐड हो गए 9, 3 + 6 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करो, 3 की पावर टोटल देखो 12, ये 9 लिख देता हूँ, 9 + 12, और 2 की पावर 6 ये रही, और 4 ये रही, क्योंकि -2 की पावर 4 कहो या 2 की पावर 4 कहो, बात एक ही है। तो 3 की पावर तो आ गई 21, और 2 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 10, और ये क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3 की पावर mn है, और इंटू 2 की पावर m + n है, तो 2 की पावर यानी m + n तो बच्चों है 10, और m × n है कितनी, 21। अब देखो ये तो कितने छोटे नंबर है, दो ऐसे नंबर बताना जिनको ऐड करो तो बच्चों कितना है 10, और मल्टीप्लाई करो तो कितना है 21। 7 और 3 होता है ना, अब कौन 7 होगा कौन 3 होगा, देखो लिखा हुआ है m बड़ा है तो बड़े वाली वैल्यू को m बोल दो, छोटे वाली वैल्यू को n बोल दो। आपको आंसर क्या निकालना है फिर बता दो, 4m + 2 × n, 28 + 6 यानी कि 34, 34 इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप मेरे को ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन भी दे दोगे ना, मैं कहता हूँ पहली बार में मैं उसका आंसर सही निकालूंगा। क्यों? अपने पास सिर्फ क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है, क्लियरिटी, कि ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो गया दूसरे में फिर भूल गए, नहीं, ऐसा भूलने वाली बात ही नहीं है। दो ही तो चीज है, या तो नंबर बाहर आएगा या एडजॉइंट हटेगा। नंबर बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी होगी, ऑर्डर के इक्वल, और एडजॉइंट हटेगा तो उसकी डिटरमिनेंट की पावर कितनी होगी, ऑर्डर से एक कम। बस उसके अलावा तो सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है m, ट्रेस ऑफ m तो पता ही है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, डिटरमिनेंट कितना दे रखा है बच्चों इसका, 1/2, और a की ट्रेस कितनी दे रखी है, 3 है ना, यानी कि दोनों चीजें अपने को दे रखी है। और एक b मैट्रिक्स है बच्चों। अब सारा खेल b मैट्रिक्स का है। b मैट्रिक्स कैसी है बताओ, एडजॉइंट ऑफ 2a। देखो बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर 2a लिखा हुआ है ना, इस 2a से कंफ्यूज मत हुआ करो आप सिर्फ ये देखा करो आपको इस 2a का क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 2a है ना। आप एक बार अगर कंफ्यूज होते हो तो इस 2a की जगह d मान लो, क्या मान लो, d, तो फिर ये क्या बन गया बताना, एडजॉइंट ऑफ d। और मैंने अभी बताया था किसी मैट्रिक्स का दो बार एडजॉइंट निकालना हो तो क्या होता है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर कितनी बच्चों, 1। अभी बताया था ना, डी को उसके क्या कर दो, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैंने क्या बताया था, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का दो बार एडजॉइंट निकालना हो तो उस मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, बस यहाँ मैंने 2a को एक बार क्या लिख दिया, d। अब d को वापस से क्या लिख दो बच्चों, 2a लिख दो, d की जगह क्या लिखो, 2a, तो इंटू 2a ये लिख दिया। अब बताओ 2 बाहर आएगा तो पावर कितनी आएगी, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इंटू क्या है बच्चों, 2a, तो ये तो 2 की पावर 3, और a का डिटरमिनेंट कितना है, 1/2, और ये क्या आ गई, 2a, 2 से 2 कट गया तो 8a आ गई। कहने का मतलब पता है क्या बच्चों, b की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, कितनी आ गई, 8a के इक्वल आ गई। बस अब b आ गया तो फिर तो सब कुछ आ गया। अब बोल दो आंसर क्या है अपना, ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ट्रेस ऑफ b,
और बी की जगह क्या पुट कर दो 8a। बी की जगह बच्चों मैंने 8a लिख दिया, ये लो 8a। अब आपको ये पता ही है कि 8 बाहर आएगा लेकिन पावर कितनी आएगी 3 आएगी। और ट्रेस के अंदर भी बच्चों ये 8 बाहर आ जाता है ना, ट्रेस ऑफ a। तो 8 की पावर 3 कितना होता है 512 और डिटरमिनेंट कितना है बच्चों 1/2 और ट्रेस ऑफ ए क्वेश्चन में दे रखा है कितना 3। तो ये आ गया अपना कितना 256 प्लस 24 यानी कि 280। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 280, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों यही जो मैंने आपको सारी बातें अभी बताई थी ना, कौन कौन सी। एक तो जो ए इनवर्स होता है बच्चों वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एक मैंने क्या बोला था आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख दिया करो ए को डिटरमिनेंट से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो ए बी, घबराना नहीं है स्टेटमेंट को पढ़ के, ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स मतलब ये इकट्ठी मैट्रिक्स, ये सारी की सारी क्या है बच्चों नॉन सिंगुलर है, मतलब कि इनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सेम ऑर्डर की है। तो आपको इस पूरी मैट्रिक्स का बच्चों क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। देखो ध्यान से देखो इसको, ये ए है, ये बी है और ये पूरी मैट्रिक्स है बीच में, एक पूरी मैट्रिक्स है ये और इसका इनवर्स भी है साथ में, मतलब कि इस पूरी मैट्रिक्स को क्या बोल दो बच्चों आप सी बोल दो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताओ, आपका जो आंसर है वो क्या है बताओ ए सी बी का इनवर्स। आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। वेयर सी क्या है बताओ, वेयर सी खुद क्या है बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का भी इनवर्स है, ये सी है ना, ये सी है। तो अब आप मेरे को बता दो फिर इसका आंसर क्या होता है, उल्टा होता है ना रिवर्सल लो में, पहले क्या आएगा बी इनवर्स फिर क्या आएगा सी इनवर्स फिर क्या आएगा ई इनवर्स। तो बी इनवर्स तो बच्चों सेम लिखो, सी का इनवर्स करोगे देखो सी ऑलरेडी पहले इनवर्स है सी के ऊपर तो है ना ये, तो एक बार और इनवर्स करोगे तो ये इनवर्स खत्म नहीं हो जाएगा, तो मतलब कि क्या आ जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स और इनटू क्या है बच्चों ए इनवर्स। मैट्रिक्स में आपको बताया बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ऑर्डर चेंज नहीं करना, बस बाकी कुछ भी कर लेना। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा बताओ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, ए को डिवाइड कर दो किससे डिटरमिनेंट से, इसको भी बी को डिवाइड कर दो किससे डिटरमिनेंट ऑफ बी से इनटू ए इनवर्स। बस अब तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, पहले बी की कर दो बी इनवर्स की, बी इनवर्स इंटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इनवर्स इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और इस पूरे की किससे मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स की, एक ही स्टेप में कर दो, क्या खास बात है। ये लो बी इनवर्स इंटू ए, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए इनवर्स बाद में है तो बाद में ही आएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना डिटरमिनेंट तो। अब ये भी बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इनवर्स अपॉन बच्चों क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब बताओ बी इनवर्स बच्चों ए इंटू ए इनवर्स तो क्या होता है आई होता है ना, ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, तो आई की मल्टीप्लाई तो किसी मैट्रिक्स से करो या ना करो बात बराबर ही है, ठीक है। क्या आ गया ऐसे लिख दूं बोलो, ठीक है। अच्छा बी इनवर्स इंटू बी आई होता है तो ये ए इनवर्स लिख दूं, ये क्या आ गया अपना ये। अब इनवर्स की बात आ गई बच्चों, अब मेरे को बता दो बी इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो। इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट नीचे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब कि मैंने एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी लिख दिया, डिटरमिनेंट लिख दिया किसको बी इनवर्स को, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो था ही। ऐसे ही ए इनवर्स को क्या लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी तो है ही पहले से। अब एलसीएम ले लो बच्चों, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ बी प्लस क्या आ गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी तरह से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को छोड़ सकता था, लेकिन अपना सही आंसर क्या आएगा ये आएगा। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की और ये 3 इक्वेशन दे रखी है, ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी है ना, ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगी और इससे करोगे तो ये आएगी, और आपको A23 निकालना है। A23 का मतलब क्या, जैसे मान लो अगर आपने ए मैट्रिक्स को बच्चों ये मान लिया, क्या होती है बताओ A11 A12 A13 11 12 13 फिर 21 22 23 होती है ना, और फिर A31 A32 और A33, मतलब कि आपको A23 निकालना है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ। लेकिन पेपर के अंदर बच्चों हो सकता है आपको पूरी मैट्रिक्स यूज हो जाए, पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A23 निकालना है फिर तो क्वेश्चन आसान है। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, देखो टाइम पेपर में कम लगे, एक बच्चा तो A11 A12 A13 लिखेगा बार बार, आप ऐसा मत किया करो, ठीक है। आप इसको ABCXYZ कुछ भी मान लो, LMN ऐसे मान लो जो वेरिएबल लिखने में टाइम कम लगे, ये मान लो। अब आप मेरे को ये बता दो आपको निकालना क्या है, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि यही एलिमेंट निकालना है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बोलो Z है। तो
अब अगर जेड है ना तो बस मैं जेड के लिए ही काम करूंगा, बाकी के लिए मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, ना ए से ना बी से ना सी से ना एल एम एन, ठीक है, मेरे को जेड निकालना है सिर्फ। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखे है, ए की मल्टीप्लाई 0 1 0 और ये किसके इक्वल आएगी 0 0 1, ए की वैल्यू पुट करना, कितना है बताओ, ए बी सी एक्स वाई जेड और बच्चों एल एम एन, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 1 0 से और ये किसके इक्वल आएगी 0 0 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, जेड। जेड किस में है, सेकंड रो में है ना, तो आप ऐसा करो ना, बस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगी बताओ, एक्स की 0 से करोगे, वाई की 1 से करोगे और जेड की 0 से करोगे तो क्या आएगा बताओ। और यहाँ पे सेकंड रो का एलिमेंट कौन सा है, 0। मेरे कहने का मतलब ये है वाई 0 आ गया, इतनी बात आप समझ गए क्या, ठीक है, वाई क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब अगेन एक सेकंड वाली कंडीशन देखो, ये बच्चों क्या है फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड। फर्स्ट कंडीशन से तो क्या है बच्चों, सिर्फ y की वैल्यू आई, लेकिन मेरे को z चाहिए, y पूछा होता मान लो तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब बताओ सेकंड कंडीशन में ये चीज a की वैल्यू रखो ना, a b c x y, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको पेपर के अंदर इतनी चीजें, और इसकी मल्टीप्लाई करो 4 1 3 से और ये किसके इक्वल आ गया बताओ 0 1 0। अब आप मेरे को बताओ बच्चों, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, सेकंड रो पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है, कैसे करोगे बताओ, एक्स की 4 से करोगे, वाई की 1 से करोगे और जेड की 3 से करोगे और किसके इक्वल रखोगे बोलो, सेकंड रो यानी कि 1। और वाई तो बच्चों 0 नहीं है, वाई तो क्या है 0 है, तो यानी कि ये आ गया वाई की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है ना अभी, कितनी 0। सिमिलरली बच्चों एक इक्वेशन थर्ड वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगी, इस वाली कंडीशन से ए इंटू, अब तो डायरेक्ट कर दूं बताओ, डायरेक्ट कैसे कर दूं, ए की वैल्यू रखोगे आप एक्स वाई जेड, बीच वाली रो की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा 2x, है ना, प्लस वाई की 1 से करोगे, मैं इसलिए कह रहा था मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, और ये कितना आएगा बच्चों 2z, और किसके इक्वल रखोगे, ये सेकंड रो का जो एलिमेंट है ना, अब y तो क्या है 0 है, तो 2x प्लस 2z इक्वल टू 0, इसको कर दो बच्चों 4x प्लस 4z कर दो। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ताकि बच्चों में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कर सकूं, x को एलिमिनेट कर सकूं। देखो इससे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आपस में क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 1 में से 2 माइनस करोगे 4x गया, 3z में से z गया -z और 1 में से 0 गया 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पेपर के अंदर क्या पूछा गया है वो अपने माइंड में रखा करो। पेपर के अंदर सिर्फ z पूछा गया है तो मेरे को ना तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ना थर्ड रो को, सिर्फ सेकंड रो को करो और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो। बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है, आर नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स वाई जेड में से कोई एक या कोई दो भी जीरो नहीं हो सकते, हो सकता है एक्स और वाई जीरो हो जेड जीरो ना हो, मतलब कि नॉट ऑल जीरो का मतलब होता है कि सारे के सारे जीरो नहीं होंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि एटलीस्ट एक तो बच्चों क्या होगा, नॉन जीरो होगा ही होगा, इसका मतलब ये है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको बच्चों वैल्यू बतानी है ए ई आई डी प्लस बी एच प्लस एफ और जी प्लस सी की। एक बात बताओ इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो है ना एक्स को 1 लूंगा, वाई को 1 लूंगा और जेड को भी क्या लूंगा 1 लूंगा। सोचते रहना आप, एक्स वाई जेड को क्या लेना पड़ेगा 1 1 लेना पड़ेगा मान लो। तो बच्चों अगर आपने एक्स को 1 लिया तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, है ना। इस तरह से बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। अब आप ये बताओ एक्स वाई जेड को तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको जीरो लेना, लेकिन इस एक्सप्रेशन का आंसर हर बार जीरो आना चाहिए, हर बार, क्यों लिखा हुआ है ना सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो बच्चों इनके कोफिशिएंट होते हैं ना, ये ए ई आई और एक्स वाई का कोफिशिएंट डी प्लस बी, ये एच प्लस एफ, ये जी प्लस सी, इनको क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो, ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट है बच्चों क्या होंगे जीरो होंगे। क्यों, अगर एक बात बताओ बच्चों, ये कोफिशिएंट खुद जीरो हो गए फिर तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप कुछ भी लो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जीरो इंटू एक्स स्क्र, जीरो इंटू वाई स्क्र, जीरो इंटू जेड स्क्र, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक्स वाई जेड बच्चों सारे के सारे एक टाइप पे जीरो नहीं है और ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब जहां जहां एक्स वाई जेड लगा हुआ है उसको हटा दो, उसका जो कोफिशिएंट है बच्चों वो सारे के सारे क्या होंगे जीरो होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि ए मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दूंगा, लेकिन बच्चों वो इस टाइम तो प्रूव कर देंगे बट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो पहली बार आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ। ए कोई 3 by 3 मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और फॉर ऑल नॉन जीरो 3 by 1 मैट्रिसेस एक्स, मतलब कि
आप x कहता है कोई भी मैट्रिक्स ले लो जो 3/1 की है, 3/1 तो है, 3 रो है और एक क्या है कॉलम है। तो बच्चों ए मैट्रिक्स के साथ जब उसकी मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो वो हमेशा क्या देगी आपको, 0 देगी। तो आपको, और ये 3 कंडीशन और दे रखी है ना, एक एक और दो कंडीशन दे रखी है। तो आपको बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होगी, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। पहले तो ए को, एक क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, ए को मान लो बच्चों 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्या मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लो। इसमें मैंने एक्स वाई जेड क्यों नहीं माना, क्योंकि बच्चों एक्स वाई जेड ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ना, एक्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। तो अब आप मेरे को बता दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स, ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। एक्स का ट्रांसपोज बोलो बच्चों क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इंटू ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इंटू एक्स, एक्स क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड, इक्वल टू क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। एक बात बताओ, इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा लास्ट में उसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों। एक्स मैट्रिक्स कैसी है बताना, 3/1 की, सॉरी 3 रो और 1 कॉलम, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1x3। ये क्या है 3x3, और ये क्या है बच्चों 3x1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1x3, और 1x3 की 3x1 से करोगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, 1x1। यानी कि इन तीनों मैट्रिसेस की आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट आपका आंसर आएगा, और उसको किसके इक्वेट कर देंगे हम, जीरो के। समझ गए आप, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो करना मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो, पहले दो मैट्रिक्स की करो, क्या आएगा बताओ, ए एक्स प्लस, और अपना क्या आएगा डी वाई, और प्लस में जी जेड। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट से लेगी सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पे आएगा है ना, क्या आ जाएगा फिर बताओ, बी एक्स प्लस में ई वाई प्लस में एच जेड, और फिर क्या आएगा बच्चों, सी एक्स प्लस में एफ वाई प्लस में आई जेड, और इनटू कर दो इसको क्या, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो मैट्रिक्स के। तो अब तो बस क्या कर लो, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करो, एक्स से, इसकी वाई से, और इसकी जेड से करके, और ऐड कर दो। करना एक्स से बच्चों, ए एक्स स्क्र प्लस डी वाई एक्स प्लस जी जेड एक्स है ना, इसकी वाई से करो तो क्या आएगा, ये बी एक्स वाई और ई वाई स्क्र और एच जेड वाई, और फिर इसकी जेड से करो तो सी एक्स जेड, और प्लस में बच्चों क्या आएगा, एफ वाई जेड, और प्लस आई जेड स्क्र इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ना आप कॉमन ले लो, देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र, इनकी टर्म को इकट्ठा कर दो, ए एक्स स्क्र प्लस ई वाई स्क्र प्लस आई जेड स्क्र, ठीक है। फिर बच्चों क्या करो, एक्स वाई कॉमन ले लो, जहां जहां एक्स वाई है देखना कहाँ कहाँ है, ये रहा एक्स वाई, और बच्चों ये रहा एक्स वाई, तो क्या आएगा फिर डी प्लस में बी आ जाएगा इसका कोफिशिएंट। उसके बाद बच्चों कॉमन ले लो वाई जेड, वाई जेड कौन कौन सी टर्म में है देखो, ये रहा एच, और वाई जेड ये रहा, प्लस में क्या आ गया एफ, फिर बच्चों क्या रह गया जेड एक्स, जेड एक्स के बाद क्या बच गया देखो जी, और प्लस में सी इक्वल टू जीरो। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब कि तीनों एलिमेंट इसके जीरो नहीं हो सकते सेम टाइम पे, हो सकता है दो जीरो हो जाए, एक जीरो हो जाए, बट एक्स वाई जेड में से कम एक नॉन जीरो होगा। तो इसके लिए फिर क्या कंडीशन है बताओ, ये ए ई और आई, तो बच्चों तीनों जीरो होंगे, और डी प्लस बी क्या होगा जीरो, एच प्लस एफ क्या होगा जीरो, और जी प्लस सी क्या होगा जीरो। अब एक बात बताओ आप मेरे को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, देखना ए ई आई मतलब कि डायगोनल एलिमेंट तो तीनों क्या है जीरो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बच गए उनमें देखो इसका और इसका सम कितना है बच्चों, जीरो है। इसका मतलब ये अगर टू है तो ये कितना है, -2 है। एच और एफ देखना बच्चों, एच और एफ का सम जीरो है, तो और जी और सी का सम जीरो है, इसका सम और इसका सम जीरो है, तो ये तो मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स होगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अपने को ए निकालना है, अपना जो टारगेट है ना वो क्या निकालना है बच्चों, ए मैट्रिक्स को निकालना। अब बताओ मेरे को ए मैट्रिक्स क्या थी, इसके डायगोनल एलिमेंट तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, 0 0 0 है ना। यहाँ क्या था बोलो, बी, यहाँ क्या था बच्चों, सी था ना। अब मैं यहाँ पे बी की जगह यहाँ क्या लिख दूंगा, -b, क्योंकि पहले मैंने क्या लिखा हुआ था बताओ, डी, और डी और बी का सम जीरो है तो मैं डी को -b लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ सी है तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, -c। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ क्या था एफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गई इतनी, यानी कि अब मेरे को सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी और एफ। अब अपना टारगेट क्या रह गया बच्चों, बी सी और एफ निकालना, बस। आप ये समझ लो बी सी एफ निकल गया ना तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बी सी एफ निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, अपने को कंडीशन दे रखी है ना, देखो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 1 1 के साथ, ये किसके इक्वल है बोलो,
ये है बच्चों 1 4 माइनस 5 के, है ना, 1 4 माइनस 5। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं देखो ए मैट्रिक्स को अपने मन में ही मान लेता हूँ, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। चलो मैं इस स्टेप को 0 बी सी माइनस बी 0 एफ और माइनस सी माइनस एफ 0, इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब 1 1 1 से और इसको इसके इक्वेट करोगे तो क्या आएगा बताओ। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा बच्चों 0 प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यानी कि बी प्लस सी और किसके इक्वल आएगा 1 के, आ गया। अब सेकंड रो की करना बच्चों, क्या आएगी फिर बताओ माइनस बी और ये तो 0 प्लस में क्या आ जाएगा एफ इक्वल टू 4। फिर क्या आएगा बच्चों माइनस सी माइनस एफ और इक्वल टू क्या आएगा बोलो माइनस के 5। ये तीन इक्वेशन आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब तीन इक्वेशन तो ये आ गई, अब एक और इक्वेशन बनाओ। और इक्वेशन क्या थी दूसरी देख लो, एक लास्ट इक्वेशन है 1 2 1, मतलब ए की मल्टीप्लाई बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ए कोई माइनस सी माइनस एफ 0, इसकी मल्टीप्लाई करो 1 2 1 से, और ये किसके इक्वल आ रही है बताओ 1 2 1 से करने के बाद बच्चों आ रही है ये 0 4 माइनस 8, है ना, 0 4 और माइनस 8। तो कर दो कंपेयर, इसको बोलो क्या आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी, है ना, इसकी बी प्लस 2 सी आ जाएगा, बी प्लस में 2 सी, ये इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या इक्वल आएगा 0 के। अच्छा ये बोलो माइनस बी और ये 0 प्लस में क्या आ गया एफ इक्वल टू क्या आएगा बोलो बच्चों 4, और लास्ट माइनस सी और ये कितना आ जाएगा अपना 2f माइनस के 2f इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8। ये सारी इक्वेशन आ गई। अब देखना सारी इक्वेशन का यूज करना जरूरी नहीं है, देखना बच्चों बी और सी के अंदर एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों से क्या है यूज करके आप बी और सी निकाल लोगे ना। अपने को बी सी एफ चाहिए, तो बोलो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 और बच्चों बी प्लस 2 सी की वैल्यू कितनी है 0, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये कितना आ गया सी और ये कितना आ गया -1, सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1, सी -1 आ गया तो बी प्लस सी कितना था 1, सी है बच्चों -1, तो बी कितना आ गया बोलो 2, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब बी और सी आ गया तो देखो यहाँ से एफ आ गया, माइनस बी प्लस एफ बच्चों 4 है, माइनस बी, बी कितना 2, तो एफ कितना आ गया बोलो 6 आ गया। तो तीनों वैल्यू की आ गई, तो इसका मतलब मेरे पास बच्चों पूरी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या हुआ ए मैट्रिक्स आ गई अपने पास। ए मैट्रिक्स क्या थी देखो 0 0 0, यहाँ पे था बच्चों बी और बी की जगह क्या रखूंगा मैं 2, अगर इधर 2 है तो इधर कितना होगा बच्चों -2। फिर बोलो सी, सी कितना आया अपना सी आया -1, तो ये बच्चों -1 है तो यहाँ पे कितना होगा बोलो 1 होगा। अच्छा लास्ट एफ, एफ कितना आया 6, तो यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आएगा -6 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। मैंने पूरी मैट्रिक्स ए आपको निकाल के दिखा दी बिल्कुल आसानी से। अब लास्ट स्टेप बच्चों क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए प्लस आई, ये आई है ठीक है, इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेट बच्चों कितना दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है, तो निकाल लो। अपने को क्या निकालना है अब अपने को निकालना है डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए प्लस आई, ये 2 को छोड़ो, ए प्लस आई देखो पहले, है ना, क्या करो ए प्लस में आई, इस ए मैट्रिक्स में बच्चों आई ऐड करोगे तो आई में क्या होता है 1 0 1, यानी कि इसमें 1 ऐड हो जाएगा। देखो ऐसे लिख लो 0 2 -1 -2 0 6 1 -6 0, इसमें आई ऐड करना है ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट में एक एक ऐड कर दो बस, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 1 1 1 और बाकी तो सेम रहेंगे। ये लो ये कितना हो गया अपना -2 1 और -6, ये आ गया। अच्छा अब इसका क्या निकाल लो डिटरमिनेट निकाल लो, ए प्लस आई का डिटरमिनेट बच्चों आप सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ठीक है, ये 15 आ गया। अच्छा ए प्लस आई का डिटरमिनेट 15 आ गया तो अपना आंसर क्या है बोलो, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए प्लस आई, ये है ठीक है। एडजॉइंट को हटा रहा हूँ मैं, अगर एडजॉइंट को हटाओगे तो बोलो बच्चों इसकी पावर कितनी आएगी 2, अब ये 2 बाहर निकालूंगा, ऑर्डर कितना है 3, 3 तो वैसे बाहर आएगी, 2 एक और पावर है तो क्या आ गया बस ए प्लस आई का डिटरमिनेट और इसकी पावर 2। अब बच्चों ये कितना हो गया 2 की पावर 6 और ए प्लस आई का डिटरमिनेट बोलो कितना है 15, तो ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 15 को क्या लिख दो बच्चों 3 इंटू 5 लिख दो, तो ये क्या आ गया बोलो 3 का स्क्वायर अलग और 5 का स्क्वायर अलग, ये आ गई। और अपने को ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल दे रखी है बोलो 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा और 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा, यानी कि बच्चों अल्फा आ गया अपना 6, बीटा आ गया 2 और गामा आ गया 2। अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए, निकालना क्या है बच्चों तीनों के स्क्वायर का सम निकालना है, तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करना 36 प्लस 4 यानी कि 44। मैं कहता हूँ कैलकुलेशन बच्चों करे जाओ, उसके बाद कितनी जल्दी आप लिखते हो, कितना आप कॉपी पे लिखोगे, कितना आप माइंड में सोचोगे, उस चीज पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे के लिए ये क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा, कोई बच्चा इसको 4 मिनट में सोल्व करेगा, कोई करने को 1 मिनट में भी सोल्व कर सकता है। वो सारा डिपेंड करता है बच्चों आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपने कितना मैथ लाइफ के अंदर पढ़ा है, कितना उसको अच्छे से सोल्विंग किया है ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना कि हाँ इसका ये मतलब है इस क्वेश्चन का।
उसके बाद बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको सारी बातें पूछता हूँ एक एक करके, बिल्कुल आसान चीजें है ये। आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है बच्चों 3x3 ऑर्डर की, इन एलिमेंट से, इन एलिमेंट्स का यूज करके, ठीक है। तो आप ये बताओ पहले तो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनानी है तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या कंडीशन होती है ये बताओ बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 0 0, लेकिन सिमेट्रिक में बच्चों डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मतलब मेरा ये है कहने का कि ए को चूज करने के आपके पास कितनी चॉइस है पता है, ये कितने एलिमेंट है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं बच्चों, 5। मतलब ए को इन 500 में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। बी को भी इन 500 में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा तो होता नहीं कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सी को भी बच्चों आप 500 में से कुछ भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ गए। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ये एलिमेंट x है तो ये एलिमेंट भी कितना होता है, x होता है। समझते हो ना ये बात। तो अगर यहाँ y लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक बनेगी। यहाँ z लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, z लिखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बाकी जो इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और कितने एलिमेंट बच गए बताओ, 6। बट 6 एलिमेंट को चूज करने की चॉइस नहीं है। चॉइस बच्चों सिर्फ आपके पास उनमें से 3 को चूज करने की है, क्योंकि अगर इस प्लेस पे आपने कुछ लिख दिया तो फिर इस प्लेस पे लिखने की आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। जो यहाँ लिखा है बच्चों A12 की जगह वही A21 की जगह लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। मतलब कि x को चूज करने की कितनी चॉइस है, 5। भाई x को कुछ भी लिख दो आप इसमें से, -3 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, बट जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही y को चूज करने की कितनी चॉइस होगी, 5। और z को चूज करने की कितनी चॉइस होगी, 5। तो टोटल चॉइस कितनी होगी, 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार, 6 बार, 5 की पावर 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 5 एलिमेंट का यूज करके कितनी बच्चों 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। डायगोनल एलिमेंट के लिए 5 चॉइस, नॉन डायगोनल में से 6 एलिमेंट है, 6 का आधा कर दो कितनी, 3। 3 एलिमेंट के लिए 5 चॉइस होगी, ठीक है। तो 5 की पावर 6 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों सेम क्वेश्चन है वही, बस इसमें मैट्रिक्स कौन सी बनानी है आपको बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है। एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप बनाना चाहते हो तो इसके डायगोनल एलिमेंट को क्या लिखना पड़ेगा, 0। बट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट तो आपको यहाँ से लेने हैं। इसका मतलब फिर तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना ही नहीं सकते। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट को बच्चों 0 होना पड़ेगा। बट 0 लाओगे कहाँ से, 0 तो है ही नहीं सेट के अंदर। यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, 0। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट पे 0 लिखना पड़ेगा और 0 यहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब 0 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन बच्चों इसी जो है ना टाइप का, आपको वही मैट्रिक्स बनानी है ए 3x3 ऑर्डर की, और ऐसी बनानी है जिसका ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान से सुनो बच्चों, ट्रेस क्या हो जाए, 0, और एंट्री वही उसी सेट में से लेनी है, ठीक है। मैं अलग अलग कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि पहले सिमेट्रिक का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक का पूछ लिया, अब मैं पूछ रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए का। आप एक बात बताओ बच्चों, ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। यहाँ है ए बी और सी। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को ये बताओ क्या होना चाहिए, ए बी सी का सम क्या होना चाहिए, 0। और ए बी सी जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी। और बाकी के लिए बोलो, बाकी जो 6 एलिमेंट बच गए उसके लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना। बाकी जो 6 बच गए, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो बच्चों क्या आप, एक्स वाई जेड एल एम और एन। तो बताओ एक्स के लिए कितनी चॉइस, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 5 में से कोई भी ले लो। वाई के लिए 5 चॉइस, जेड के लिए 5 चॉइस, ठीक है। एल के लिए 5 चॉइस, एम के लिए 5 चॉइस, क्योंकि अब की बात सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बनानी नहीं। सिर्फ अपने को सिर्फ ए मैट्रिक्स बनानी है, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन है बच्चों डायगोनल एलिमेंट पे। डायगोनल एलिमेंट को आप ऐसे लिखना है कि तीनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कि आप मेरे को ये बता दो, इन 5 में से आपको 3 एलिमेंट चूज करने हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों आपके क्या हो, अलग एंट्री हो, सेम भी हो सकते हैं, बट तीनों का सम 0 होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपने बच्चों तीनों में से एक एलिमेंट को -3 ले लिया, सुनते जाना मेरी बात, तीनों में से एक डायगोनल एलिमेंट को क्या ले लिया, -3, किसी को भी ले लो, तो बाकी 2 एलिमेंट को क्या किसी को नेगेटिव ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्योंकि अगर एक -3 आ गया तो बच्चों बाकी 2 का सम कितना होना चाहिए, 3, तभी तो 3 -3 मिलके 0 होएगा। तो 3 तो बच्चों सिर्फ ये आ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, इन तीनों का सम कितना है, 0। लेकिन मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि ए की जगह -3 लो, बी की जगह 1 लो, और इसको इन 3 एलिमेंट को अरेंज भी तो कर सकते हो, कितने फैक्टोरियल में, 3 फैक्टोरियल में। मेरे कहने का मतलब समझ गए भाई।
तीनों डायगोनल एलिमेंट की जगह आपको क्या लिखना है, -3, 1 और 2 लिखना है अरेंज करके। तो 3 एलिमेंट को 3 प्लेसेस पे कितनी बार अरेंज किया जा सकता है, 6 बार किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा और बताओ, अब एक एलिमेंट को मान लो आपने -2 ले लिया, एक बार क्या ले लिया -3, एक बार क्या ले लिया -2, उसके बाद बोलो बाकी दो एलिमेंट को क्या लेना पड़ेगा। अब बाकी दो एलिमेंट को बच्चों 1 और 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई चांस है ही नहीं। आप देख लो तो ये 3 एलिमेंट है, बट 3 में से 2 क्या है बच्चों, सेम है, तो यानी कि 3 तरीके ये हो गया। फिर उसके बाद देखो नेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने नेगेटिव एलिमेंट क्या लिया -3, फिर क्या लिया -2, अब क्या ले लूंगा -1। अगर बच्चों -1 ले लिया तो फिर एक -1 और लेना पड़ेगा और एक 2 लेना पड़ेगा, तो ये 0 दे देंगे। ये भी 3 फैक्टोरियल और 2 बार -1 है, यानी कि कितना आ गया बच्चों, 3 पेज ये हो गए। और बताओ क्या और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, और बच्चों कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कितने केस हो गए बताओ, या तो ऐसे या ऐसे। तो 6 + 3 + 3, मतलब मेरे कहने का ये है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना बच्चों ए बी सी, जो ये ए बी सी है, इनके लिए कितनी चॉइस आपके पास बताओ, 12 चॉइस है। इनके लिए कितनी चॉइस है, 12। तो ए बी सी को लिखने की बच्चों कितनी चॉइस है, 12। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बन गई, सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 इंटू 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा है, 6 बार, 12 इंटू 5 की पावर 6 होगी, ठीक समझ गए। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया कि बाकी 6 एलिमेंट के लिए तो 5 की पावर 6 होगी चॉइस, ठीक है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए चॉइस कितनी है बच्चों, 12 चॉइस है, कैसे भी लिख दो आप इनको। उसके बाद बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको वही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है बाय यूजिंग वही इन 5 एलिमेंट का यूज करना है, बट कंडीशन हर बार मैं अलग बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है बच्चों, ए सिमेट्रिक भी हो और ट्रेस क्या हो, 0 भी हो। आपको कुछ याद आया, पहले केस में क्या था बच्चों, पहले में सिमेट्रिक पूछा था मैंने, ठीक है, दूसरी में स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरी में मैंने क्या पूछा था, ट्रेस ऑफ ए 0 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने दोनों मिक्स कर दिए, सिमेट्रिक भी हो और ट्रेस भी क्या हो, 0 हो। इसका मतलब क्या, अच्छा सिमेट्रिक में बच्चों एक बात बताओ मेरे को, आपको ये पता है कि सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन ट्रेस 0 होनी चाहिए, मतलब a + b + c क्या होना चाहिए, 0। और इसके लिए कितनी चॉइस होती है बताओ, 12 वेज होते हैं ना, अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों अगर यहाँ पे x लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, x, यहाँ y लिख दिया तो यहाँ पे भी y, यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे भी z, मतलब x को चूज करने की कितनी चॉइस है, 5, y को चूज करने की 5। रटना नहीं है, मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर में कुछ भी आपको ध्यान नहीं आता तो आप डायग्राम बना के और आप आराम से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स होगी बताओ, 5 की पावर 3 और इंटू 12 इंटू कितनी आ गई, 12, तो बस आंसर आ गया। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी जो सिमेट्रिक भी हो और जिनका ट्रेस भी क्या हो, 0, तो वो मैट्रिक्स बनेगी आपकी 5 की पावर 3 इंटू 12। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। अब देखो जेई मेंस के अंदर कैसा क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन में पूछ रही है सारी बातें आपसे। एम बच्चों डिनोट करता है सारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के सेट को, और जिसकी एंट्री बच्चों इस सेट में से ली जाएगी, ठीक है, ये हो गया। S1 क्या सेट है, देखो S1 सेट है, उसमें वो वाली मैट्रिक्स A आएगी जो M से बिलोंग करेगी, मतलब M सारी मैट्रिक्स का सेट है, तो कहने का मतलब S1 का जो मैट्रिक्स होगी ना S1 के अंदर वो M से ही आएगी, बाकी कहीं से नहीं आएगी, ठीक है, ये है। मतलब ऐसी मैट्रिक्स बता दो जो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो, बच्चों ए और ए ट्रांसपोज इक्वल का मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक, और जो सारी की सारी एलिमेंट आएंगे वो इस सेट से आएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इन 5 एलिमेंट का यूज करके कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, उतने एलिमेंट होंगे बच्चों S1 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 बता दो आप, अभी मैंने बताया था ना कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बताओ। डायगोनल एलिमेंट के लिए तो कोई चॉइस नहीं होती, सॉरी 5 चॉइस है, 5 × 5 × 5, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट 6 बच गए, लेकिन 6 में से चॉइस कितने के लिए आपके पास, सिर्फ 3 के पास। ऐसे मन में भी सोचोगे ना आपको याद आ जाएगी 5 की पावर 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 में बच्चों A = -A ट्रांसपोज, बच्चों ये तो होता ही नहीं, A = -A ट्रांसपोज मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कोई बनती नहीं क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, तो S2 में 0 एलिमेंट आ गए। अब बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बच्चों S3 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, देखो ध्यान से पढ़ो। S3 में बच्चों A11 A12 A13 A11, इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये तो डायगोनल एलिमेंट का सम 0, मतलब ट्रेस ऑफ A 0, और ट्रेस 0 होती तो याद करो कितने केस होते थे, 12 तो डायगोनल एलिमेंट को लिखने के, है ना, और बाकी जो 6 बच गए उनके लिए 5 की पावर 6। मैंने तीनों के अंदर आपको बता दिया आंसर क्या क्या आएगा। अब बच्चों अपना फाइनल आंसर ये है, नंबर ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3। एक बात बताओ बच्चों, S2 सेट तो फाइन ही है ना, S2 में तो कुछ आएगा ही नहीं, इसका मतलब आप सिर्फ किसकी यूनियन निकाल दो, S1 और S3 की,
और एलिमेंट S1 यूनियन S3 में क्या होते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताना क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। लेकिन क्या इतना होता है क्या बच्चों, इंटरसेक्शन वाले भी तो माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 माइनस S1 इंटरसेक्शन S3। तो बताओ S1 में कितने एलिमेंट है, 5 की पावर 6, S3 में बोलो बच्चों 12 इंटू 5 की पावर 6, और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो S1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और S3 की भी। S1 की कंडीशन क्या है बताओ, S1 इंटरसेक्शन S3 बच्चों ध्यान से देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो एंड डायगोनल एलिमेंट का सम भी क्या हो बच्चों, 0 हो। और याद आ गई, इसके लिए तो बच्चों कितने केस होते हैं, 12, और बाकी जो 6 बच गए उसमें से 3 के लिए 5-5 केस होते हैं, यानी कि 5 की पावर 3, तो 12 इंटू 5 की पावर 3, ये बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 की पावर 3 आई थिंक कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 5 की पावर 3, ये 12 इंटू 5 की पावर 3, और बच्चों ये कितना बच गया माइनस में 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 3 यानी कि 125, और बच्चों 5 का क्यूब ये कर दो 125, और 12 इंटू 125, 12 इंटू 125 और माइनस में क्या है 12, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। देखो मैं कर दूं मल्टीप्लाई, ये कर लो बच्चों 12 इंटू 125 करोगे तो ये आएगा 1500, और ये 1625 आ गया, और इसमें से 12 माइनस कर दो 125 इंटू 1613, और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को बच्चों, ये दे रखा है 125 इंटू एल्फा, ये दे रखा है अपने को क्या 125 इंटू एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1613, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो सारी बातें समझाने के बाद आपको ये क्वेश्चन कितना आसान लगा है ना, मुश्किल है ही नहीं। उसके बाद बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। बहुत बार कर चुके हैं पीवाईक्यूज के अंदर इस क्वेश्चन को, कि मैंने बताया था कितनी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, आई के इक्वल, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल है ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होता है बच्चों, आई होता है। आप करके देख लो, इनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, आई आएगी। अच्छा उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स मैंने आपको ए दे दी, आपको ए क्यूब का क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है, मतलब कि जो मैट्रिक्स ए क्यूब आएगी ना उसके डायगोनल एलिमेंट का सम, और फिर ऐसे ही A10, ऐसे ही मैं A20 पूछ लूंगा आपसे। देखो जब भी बच्चों बड़ी पावर आए ना मैट्रिक्स की, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि कोई ना कोई पैटर्न होगा, है ना, पैटर्न बनाएंगे तभी तो ए की पावर 10 आएगी। अदरवाइज ये थोड़ी कि हम सब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हैं, ए को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ए की पावर 10 आएगी, नहीं बच्चों, ए की पावर 10 का मतलब एग्जामिनर पूछने का मतलब उसका ये है कि कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है, ठीक है। चाहे वो ए की पावर 50 पूछ लेता, भाई 10 तो चलो आप निकाल भी लोगे, ए की पावर 50 पूछेगा तो कैसे निकालोगे, है ना। तो यानी कि पैटर्न को पकड़ना मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पकड़ोगे, जब आप कम से कम 1 2 3 पावर तो निकालोगे, तो ए स्क्वायर निकालो पहले, आपको 2-3 पावर निकालने से ही पता लग जाएगा। ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए इंटू ए होता है ना, तो मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करना, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो गया 1/2, और ये क्या हो गया 0, ठीक है। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करोगे, ये कितना आएगा बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ आप, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ए क्यूब का ट्रेस चाहिए, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट चाहिए ना मेरे को, तो मेरे को डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को इस एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 0, और यहाँ से कितना आएगा बताओ 0 + 1 यानी कि 1, ये आ गया। यहाँ पे कोई एलिमेंट मैं मान ए लिख देता हूँ, मेरे को ए से कोई लेना देना है ही नहीं। अब ए क्यूब निकालो, अभी तक मेरे को कोई पैटर्न समझ नहीं आया, ए क्यूब निकालना। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, जो ये A12 वाला एलिमेंट है ना बच्चों, इसको भूल जाओ, इसके लिए अपने को कोई जरूरत नहीं है इसकी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा इसकी, अच्छा यहाँ पे भी 0 है, ठीक है 0 है तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना आ गया बताओ 1/2√2 आ गया ना, और बाकी तो क्या होगा बच्चों 0 होगा। अच्छा इसकी मेरे को जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे मैं कोई वैसे भी लिख देता हूँ। ये क्या आ गया बोलो 0 आ गया, और ये 0 + 1 यानी कि 1 आ गया। अब मेरे को कुछ कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ए की पावर 1 थी, तो यहाँ पे 1 मेरे को तो सिर्फ इन डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट तो मेरे को ये तो दिख रहा है बच्चों A22, तो हर बार 1, ये तो क्या दिख रहा है हर बार 1 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये तो 1 है, ठीक है। ये पहला एलिमेंट क्या है बच्चों A11, देखना इस 1/√2 की पावर 1, यहाँ पे बच्चों 1/√2 की पावर कितनी होगी ये 2, ये देखो ये 1/√2 की पावर 2 है ना, और ये बच्चों 1/√2 की पावर 3 नहीं है। एक बात बताओ 1/√2 की पावर 3 ही तो 1/2√2 होता है, मतलब कि अगर पावर बच्चों 1 है तो 1/√2 की पावर 1,
अगर 2 है तो 1/√2 की पावर 2, अगर 3 है पावर तो 1/√2 की पावर 3, समझ गए ना। तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए क्यूब तो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 1/2√2 है ना, और प्लस में 1, ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ट्रेस ऑफ A10 कितना होगा, A10 ये बताओ आप मेरे को, पहले तो ये बता दो A10 होगी क्या। आपको नॉन डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, डायगोनल यहाँ तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, यहाँ तो पक्की बात है 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1/√2 की पावर कितनी 1 2 यानी कि 10, और 1/√2 की पावर 10, तो ट्रेस कितनी आ जाएगी बताओ, 1/√2 की पावर 10 प्लस 1, और ये कितना होता है 1/2 की पावर 5 यानी कि 32, 1/32 प्लस 1 करोगे 32 प्लस 1 33, 33/32 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ गए पैटर्न को कैसे पकड़ना है और कितनी सोल्विंग करनी है कितनी सोल्विंग नहीं करनी, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को देखना है, तो मैंने डायगोनल पे फोकस किया, बाकी को छोड़ दो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन इन दोनों का मिक्सअप करके ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आएगा। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है वही, ये क्या है बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पी मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल, यानी कि पी की मल्टीप्लाई करो पी ट्रांसपोज से या पी ट्रांसपोज की करो पी से, दोनों का आंसर क्या आएगा बच्चों, आई आएगा ना, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन होती है। फिर बच्चों एक मैट्रिक्स आपको दे रखे बी, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने तीनों साल के पी वाई क्यूज करे ना 22 23 24, तो उस बच्चे को ये क्वेश्चन नया लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पी की डेफिनेशन दे रखी है ये, और सी मैट्रिक्स बच्चों ये दे रखी है, और लास्ट में आपको क्या निकालना होता है बच्चों, सी ही निकालना है, यानी कि सी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है। तो पहले सी मैट्रिक्स तो निकालो, बाकी बातें तो बाद की है। सी मैट्रिक्स निकालो, सी क्या है बच्चों, पी ट्रांसपोज इंटू पी की पावर 10 इंटू पी। आप क्या करते थे बताओ, बी की वैल्यू पुट करते थे है ना, बी की पावर 10 का मतलब क्या होता है, बी को 10 बार मल्टीप्लाई करो, और बी क्या है देखो, बी ये है, तो बी को 10 बार करना, पी ए पी ट्रांसपोज, फिर पी ए पी ट्रांसपोज, फिर बच्चों पी ए पी ट्रांसपोज, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ, 10 टाइम्स होगा ना, ये कितनी बार होगा 10 टाइम्स होगा, और लास्ट में तो क्या है बच्चों, पी है ही। देखो पी ट्रांसपोज और पी, बी को मैंने 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक बात बताओ, देखो ध्यान से, पी ट्रांसपोज इंटू पी आएगा, ये क्या होगा आई, और आई की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो वो ए आ जाएगा, और ये इधर वाला भी पी ट्रांसपोज इंटू पी क्या आएगा, आई, ये इंटू आई आएगा। तो समझ गए आप सारा मैं क्या बोल रहा हूँ। और लास्ट में जो पी ट्रांसपोज इंटू पी आएगा, देखो जब लास्ट टाइम लिखोगे आप पी ए पी ट्रांसपोज, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आई नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन में सिर्फ ए चमक रहा है। ए कितनी बार है बस ये बता दो, ये कितनी बार लिखा हुआ है 10 बार, और हर एक में ए है, तो ये आई थिंक ए की पावर 10 नहीं आ गई क्या, समझ गए। और ए की पावर 10 तो अभी मैंने आपको बताई थी ना, क्या आएगी ए की पावर 10 बताओ, इस 1/√2 की पावर 10, और ये 1, और ये मेरे को कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों, सी मैट्रिक्स के, अब ये मैट्रिक्स क्या है, सी, सी आ गई, क्या निकालना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी इज m/n। तो बताओ सी की ट्रेस 1/√2 की पावर 10 यानी 1/32 प्लस 1 यानी कि 33/32 आ गई, और ये किसके इक्वल दे रखी है, m/n। वही m और n का जो HCF है वो कितना है बच्चों 1 है, तो m प्लस n निकालना है, तो आंसर कितना आ गया 33 प्लस 32 यानी कि 65 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ गया। उसके बाद बच्चों देखो, ये मैं आपको बहुत बार मैट्रिक्स के अंदर बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, चाहे 2/2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 की मैट्रिक्स हो। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है, और ए आई जे बच्चों क्या है, इसका कोफैक्टर है, मतलब कैपिटल ए आई जे क्या है, स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आप पहली रो के एलिमेंट को लेते हो, पहली रो, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हो इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर से, यानी कि A11 की, ए की जगह बस कैपिटल ए लिख दो, यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1 1, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1 2। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स की आंसर आएगा इसका, तो वो क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट के इक्वल आता है ना, चाहे सेकंड रो के एलिमेंट ले लो 21 22, और इनके इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो भी क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है। लेकिन लेकिन बच्चों अगर आपने रो तो ले ली फर्स्ट, एलिमेंट तो ले लिए फर्स्ट रो के, लेकिन कोफैक्टर ले लिए बच्चों आपने किसके, सेकंड रो के, A2 21 और 22, तब बच्चों आंसर क्या आता है, 0 आता है। समझ गए आप। ऐसे ही कॉलम के साथ अगर मान लो आपने कॉलम फर्स्ट के दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी कॉलम सेकंड के दोनों एलिमेंट के कोफैक्टर से, और उनको ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा 0। हाँ, एक बच्चे ने ये और पूछा कि सर ऐसा हो कि रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट को और कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तब बच्चों कैन नॉट बी फाउंड एनी रिजल्ट, मतलब उसका आंसर एक रैंडम नंबर आएगा, ना तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट आएगा ना 0 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो डेफिनेशन सिर्फ किसके लिए होती है, या तो डिटरमिनेंट के लिए या फिर 0 के लिए, बाकी का अपने को कोई मतलब नहीं है, ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए आई जे बच्चों क्या है, वही स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर है, और सी आई जे एक मैट्रिक्स है, मतलब ये सी आई जे टाइप के जो एलिमेंट है ना,
वो आपको ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। और सी मैट्रिक्स बना लेंगे हम इन सारे एलिमेंट का यूज करके, और आपको सी का क्या निकालना है, डिटरमिनेट निकालना है। पहले तो आप है ना ए के डिटरमिनेट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ए का डिटरमिनेट बोल दो, डिटरमिनेट ऑफ ए क्या होगा बच्चों बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अच्छा इसको पहले को मैं टाइम बचाने के लिए log 128 बाय log 5 लिख दूं क्या, भाई मेरे को इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इस पहले एलिमेंट को log 125 अपॉन log 5 लिख दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, log 25 अपॉन log 4 से, माइनस करूंगा क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले को log 5 बाय log 4 लिख दूं, और इनटू इसको बच्चों log 8 बाय log 5 लिख दूं। अब इसको सिंपलीफाई करना अपने लिए क्या है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये log 5 तो कट गया, अब बोलो log 128 क्या होता है 2 की पावर 7, तो 7 आगे लाके log 2 लिख दूं इसको। और ये बच्चों कितना होता है 2 log 5 लिख दूं, 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 2 आगे ले आया मैं, ठीक है। ताकि बच्चों ये सारे कट जाए, log 5 और ये क्या है अपना log 5 था क्या, मैं दोबारा चेक कर देता हूँ। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी मैंने log 5 और ठीक है, और log 4 क्या है 2 log 2 लिख दूं इसको, ताकि ये log 2 वगैरह सब कुछ कट जाए। अच्छा ये तो कट गया, log 8 को 3 log 2 लिख दूं, 2 की पावर 3, और 4 को बच्चों 2 log 2 लिख देता हूँ। अब देख लो ये log वाली सारी टर्म बच्चों क्या होगी कैंसिल, log 5 log 2 क्या बच गया अपना 7, और ये 2 से 2 भी कट गया, 7 आ गया, और माइनस में यहाँ से कितना बचेगा 3 बाई 2, 7 2 जा 14, 14 में से 3 गया 11, यानी कि डिटरमिनेट की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 11 बाई 2 आ गई। ये तो मैंने बिल्कुल आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो सी एलिमेंट है, सी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है सी आई जे टाइप के, वो इस तरह से दे रखे हैं, यानी कि मैं आपको इसको समीशन खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सी आई जे देखना, के की वैल्यू बच्चों 1 से लेके 2, मतलब समीशन का वेरिएबल कौन है के को 1 पुट करो, बस आपको घबराना नहीं है। देखो के को 1 पुट करना है तो ए आई को एज इट इज के की जगह क्या लिख दो 1, कैपिटल ए। देखो यहाँ पे जे के है तो जे तो कांस्टेंट है, जे तो है ही नहीं अभी इसमें समीशन में, ठीक है। और के की जगह क्या पुट करो 1, फिर प्लस का साइन। अब बच्चों के की जगह क्या पुट कर दो 2, तो ए आई 2 कैपिटल ए जे 2। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। अब बच्चों मैं एलिमेंट निकालता हूँ, देखो सी आई जे तो ये हो गया, अब मैं सी वन वन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सी मैट्रिक्स है तो बच्चों इसमें 4 एलिमेंट है, कौन कौन से देखो सी वन वन, सी वन टू, सी टू वन, सी टू टू, ये चारों एलिमेंट निकालना चाहता हूँ मैं, तभी तो मैट्रिक्स सी बनेगी। अब बोलो आई और जे को 1 1 पुट करो, ए वन वन, ए वन वन, आई को 1 तो ए वन टू, और ए वन टू ये आ गया। और ये क्या है बताओ, रो 1 के एलिमेंट की उसके साथ कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये किसका डिटरमिनेट हो गया ए का, क्योंकि ए के एलिमेंट है ना बच्चों ये, ठीक है ये हो गया। अच्छा सी वन टू, अब ध्यान से देखना, आई को 1 और जे को 2, आई को 1 और जे को 2 पुट करो बच्चों, आई को 1 और जे को कितना 2, ऐसे आई को 1 यानी कि ए 1 2 और जे को 2 ए 2 2, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि एलिमेंट तो देखो किसके है ये ए 12, मैंने क्या लिखा आई को 1, ये 11 आएगा है ना, सॉरी 11, 11 12 और 21 22, तो ये क्या आएगा 0। अच्छा फिर 1 3 निकालो, सॉरी 1 3 नहीं 2 1, 1 3 नाम का तो होता ही नहीं ना इसमें, 2 1 ये निकालो बच्चों सी 2 1, यानी कि आई को 2 और जे को 1, आई को बच्चों कितना 2 और जे को कितना 1, ऐसे आई को 2 और जे को 1, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 0 आएगा। उल्टे सीधे दिखना है 21 11 0 आएगा, ठीक है। ए सी टू टू, मतलब आई और जे को दोनों को क्या लिखो 2 2, तो 2 1 यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आई की जगह 2 और जे की जगह 2 लिखोगे तो बच्चों यही आएगा ना, आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो ये कितना आ गया बोलो, आई की जगह 2 22 और 22, ये आ गया 21 22 वाला है ना सेकंड रो के एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी डिटरमिनेट के इक्वल। तो मेरे कहने का मतलब ये है सी मैट्रिक्स मैंने आपको लिख के दिखा दी, क्या आ गई बताओ सी मैट्रिक्स बच्चों, ये तो डिटरमिनेट ऑफ ए है, सी वन वन की जगह तो क्या लिख दो डिटरमिनेट ऑफ ए, इसकी जगह 0 इसकी जगह 0, और ये क्या आ गया डिटरमिनेट ऑफ ए। तो सी का डिटरमिनेट क्या आ गया बोलो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेट ऑफ ए कितना है 11 बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 121 बाई 4, ये तो बच्चों डिटरमिनेट ऑफ सी आ गया। बट मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 8 टाइम्स डिटरमिनेट ऑफ सी, मतलब 8 टाइम्स डिटरमिनेट ऑफ सी 121 बाई 4, यानी कि 242 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। आई थिंक कोई मुश्किल था ही नहीं, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखने में ड्रावन है बट आसान क्वेश्चन है। आप ये देखो, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है ना, और इसकी पावर ए की पावर देखो कितनी है, एम स्क्वेयर है, एम है, और यहाँ पे -6 है। अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर एम ए की पावर -6 का क्या मतलब है, नेगेटिव पावर कैसे बच्चों, ए की पावर -6 का मतलब क्या है पता है, ए की पावर -1 की पावर 6, मतलब ए इनवर्स की पावर 6 को ही तो बोलते हैं ना ए की पावर -6, तो घबराना नहीं है इसमें। तो आपको बच्चों देखो ए की पावर एम स्क्वेयर, अब एम कोई इंटीजर है हमें पता ही नहीं है,
एम स्क्वेयर ए की पावर एम ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा आपको, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑब्जर्व पैटर्न, क्योंकि पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप ए की पावर -6 निकालोगे ना, तभी तो आप ए की पावर एम निकालोगे, ए की पावर एम स्क्वेयर निकालोगे। एक बार पैटर्न आपको समझ आ गया ना, फिर तो मेरे से ए की पावर कितनी भी निकलवा लो आप, ठीक है। अब वो पैटर्न पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 पावर इसकी निकालनी पड़ेगी। तो पहले निकालते हैं हम ए स्क्वेयर, इसके चारों एलिमेंट के ऊपर नजर रखना, चारों एलिमेंट के ऊपर, चारों एलिमेंट का बिहेवियर देखना चेंज होगा, कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको आगे के लिए भी रास्ता खुल जाएगा कि हाँ पैटर्न पकड़ने का मतलब कैसे कैसे सोचते हैं पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया ट्रेस निकालनी थी तो मैंने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे फोकस किया, बट यहाँ पे चारों एलिमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ए मैट्रिक्स चाहिए, ए की पावर चाहिए अपने को, ठीक है। करना, देखो 4 और -1 यानी कि कितना आ गया 3, ये कितना आ गया बच्चों -2, देखते जाना, ठीक है। ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया बच्चों -1। मैंने ए स्क्वेयर निकाल दिया, बट ए स्क्वेयर से कभी भी आपको पैटर्न का पता नहीं लग पाएगा, है ना, नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा। ए क्यूब निकालो, ए क्यूब क्या होता है बच्चों, ए स्क्वेयर इंटू ए लिख दो, या ए इंटू ए स्क्वेयर लिख दो, एक ही बात है। 2 और -1 1 0। अब देखना, अब कुछ आपको आइडिया लगेगा। 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4। अब देखना 3 -1 -3, ये हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3 और -2, ये हो गया। अब आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ए स्क्वेयर अगर ए की पावर 1 थी, पहला एलिमेंट कितना, देखो मैंने क्या बोला था आपको, चारों एलिमेंट का पैटर्न समझ रहे हैं। आपने पहले एलिमेंट पे ध्यान दिया, ए की पावर 1 है तो यहाँ कितना है 2, जब ए की पावर मैंने 2 की तो यहाँ कितना आया 3, ए की पावर 3 की तो यहाँ कितना आया 4। अब आप पैटर्न समझ गए, मतलब जितनी इस पावर को मैं क्या बोलता हूँ, ए की पावर एन करता हूँ तो ये एन को क्या बोलूंगा मैं, इंडेक्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा इंडेक्स, ताकि आप समझ जाओ। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ A11 का बिहेवियर चेक करो, A11 कैसा होगा बताओ, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा। देखो इंडेक्स अगर 1 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 3 है, मतलब A11 क्या होगा बच्चों, इंडेक्स से एक ज्यादा। बताओ इतनी बात समझ आ गई, मतलब मैंने A11 का बिहेवियर चेक कर लिया, ये इंडेक्स से एक ज्यादा ही आएगा, ठीक है। अब A12 का फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट का बिहेवियर देखो, A12 में क्या है, यहाँ 1 है तो बच्चों -1, अपने आप ही पता लग जाएगा, 1 है तो -1, पावर 2 है तो -2, पावर 3 है तो -3। मतलब आप कह रहे हो कि सर जो A12 है ना वो इंडेक्स के इक्वल है, बट साइन क्या है उसका नेगेटिव है। भाई 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, मतलब इंडेक्स लिख के और पावर क्या लगा, उसका साइन क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 के बारे में ध्यान से देखो, इधर से स्टार्ट करो। 1 है तो बच्चों 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये तो बात ही बन गई, तो इंडेक्स के इक्वल है, मतलब कि मजा आ गया ना। देखो ये क्या है, इंडेक्स के इक्वल है। लास्ट बच्चों 2 2 रह गया, अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, देखो इसमें ध्यान से समझो। फर्स्ट पावर है तो 0, इससे तो कोई पता लगेगा ही नहीं कभी भी, है ना, ये है। सेकंड पावर की तो -1 आया, थर्ड पावर करी तो -2 आया। कुछ समझ पा रहे हो क्या क्या है, मतलब कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये माइनस साइन को भूल जाओ, चलो इसको भी -0 लिख दो, और माइनस साइन को अपने दिमाग से हटा दो, माइनस को हटा दो, माइनस तो सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है। और क्या है, पावर 1 थी तो ये 0 था, पावर 2 थी तो ये 1 था, पावर 3 थी तो ये 2 था, मतलब कि बाहर माइनस का साइन कर दो और इंडेक्स से एक कम। देखो पावर 1 है तो यहाँ 0, पावर 2 है तो यहाँ पे 1, पावर 3 है तो यहाँ पे 2, मतलब इंडेक्स से एक कम करके और उसका साइन क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। बताओ मैंने चारों एलिमेंट के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन बता दी। अब ऑब्जर्वेशन पता लगी, अब तो कुछ भी नहीं है, फिर ए की पावर एम स्क्वायर बता दो आप, ए की पावर एम स्क्वायर बताना कितना होगा बच्चों। पहला एलिमेंट इंडेक्स +1, मतलब कि एम स्क्वायर है उसमें एक ऐड कर दो। यहाँ बच्चों इंडेक्स का नेगेटिव मतलब एम स्क्वायर का नेगेटिव हो गया ना। देखो अब ये इंडेक्स के बराबर है मतलब एम स्क्वायर के बराबर है, और ये माइनस का साइन लगा के और इंडेक्स में से एक कम कर दो, मतलब कि एम स्क्वायर में से एक कम कर दो। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। फिर बच्चों ऐसे ही ए की पावर एम देख लो, पहला तो क्या है, इंडेक्स प्लस में 1, दूसरा इंडेक्स का नेगेटिव, तीसरा इंडेक्स के इक्वल, चौथा बच्चों माइनस का साइन लगा के इंडेक्स से एक कम। बोलो ये आ गई। फिर लास्ट रह गया अपना कितना, ए की पावर -6। बताओ पहला एलिमेंट इंडेक्स में एक प्लस, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स का नेगेटिव, तीसरा एलिमेंट इंडेक्स के सेम, इसका साइन नेगेटिव करके और इंडेक्स में से एक कम कर दो। ऐसे कैलकुलेशन में बिल्कुल बच्चों मिस्टेक नहीं चलेगी। देखो 100% करेक्ट होनी चाहिए। -7 यानी कि कितना हो जाएगा ये 7, ए की पावर -6 आ गई। 3i के बारे में आप सब बच्चे जानते ही हो, तो बस अब तो मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके सारी और m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। m तो पूछा है, एस क्या है बच्चों, एम एलिमेंट आएंगे एस के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस बताने हैं, मतलब कि एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना क्या गिवन है आपको, a रेज टू पावर m स्क्वायर प्लस
ए रेज टू पावर m इक्वल टू 3i माइनस ए रेज टू पावर -6। ये मैं फटाफट लिख दूँ, पहला एलिमेंट क्या था, इंडेक्स से एक ज़्यादा, ये इंडेक्स के नेगेटिव के बराबर, ये इंडेक्स के बराबर, और ये कभी आप ये समझ लो कि -m है, ये m स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या था, -m स्क्वायर माइनस के 1। फटाफट लिख दिया क्योंकि मेरे को याद है पैटर्न क्या था। यहाँ पे बच्चों क्या था, इंडेक्स से एक ज़्यादा, यहाँ इंडेक्स का नेगेटिव, यहाँ इंडेक्स के बराबर, और यहाँ माइनस का साइन लगा के इंडेक्स से एक कम। 3i आपको पता ही है 3003 होता है, और a की पावर 6, पहला क्या था बच्चों, इंडेक्स से एक ज़्यादा, यहाँ लिख दे -5, और 6 -6 7, 6 -6 और 7 करना है इसको कंपेयर। 3 माइनस प्लस 5, एक को ही कर लो, एक को कर लो बच्चों, सारों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, एक को कर लो बस। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये करोगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस में 2 आएगा ना, आप कर लेना बाकी चारों, ठीक है, क्योंकि चारों में क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो इसकी इससे इक्वेटिंग करो, बस आ गया आंसर। m की वैल्यू तो निकालनी थी आपको, इक्वल टू 8, तो m स्क्वायर प्लस m -6 इक्वल टू 8। तो फैक्टर क्या बन गया, 3 और 2, मतलब कि m प्लस में 3 और m -2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक तो 2 और एक -3। देखो m इंटीजर थे, अगर नेचुरल नंबर बोलता, m इंटीजर है तो मतलब दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ, दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s कितने आगे, दो आगे। दो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। शानदार क्वेश्चन था, बट मैंने इजीली बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आ जाओ बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और सबसे आसान क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इससे आसान क्वेश्चन की कोई बच्चा उम्मीद कर ही नहीं सकता। देखो ये मतलब यूँ लगा लो एनसीईआरटी लेवल से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर की, और उसके एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी हो 3.1, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग में, कि आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे देंगे i+j करके, या i-j, i-3j, और वो मैट्रिक्स पूछी जाती थी। बस इसमें भी यही है, पहले आप मैट्रिक्स निकालो। मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, पहले लिख लो इसको, ठीक है। A11, A12, A13, A21 21, 22, 23 और 31, 32 और 33, ये मैट्रिक्स होती है। अब इसके एलिमेंट को लिखो। एलिमेंट कैसे बताओ, √2 की पावर i+j, मतलब √2 की पावर 1 + 1। बताओ √2 की पावर 2 कितना होता है, 2 लिख दूं। √2 की पावर 3 को 2√2 लिख दूं। √2 की पावर 4 को बच्चों क्या 4 लिख दूं। √2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है ये सेम ही तो है, मतलब बीच में 2√2 है, तो ये भी कितना है 2√2, और ये अगर है तो 2 की पावर कितनी आ गई 4, और √2 की पावर 4 कितना होता है 4, और ये √2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों 4√2। √2 की पावर 5 करोगे तो मतलब जो 4 पावर थी उसको एक बार और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा। फिर 3 + 1 4, 4 मतलब ये आएगा, 5 मतलब 4√2 आएगा, और पावर 6 करोगे बच्चों √2 की तो कितना आएगा 8 आएगा। बताओ, मैंने लिख दी ए मैट्रिक्स। अब आपसे सिर्फ क्या पूछा है बच्चों, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज दिस वन। मतलब कि आपको क्या कहता है ये, कि ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की थर्ड रो में सारे एलिमेंट का सम लिखना। एक बार ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 4 और 4√2 4 4√2 और 8। यहाँ पे भी लिख दो बच्चों 2√2 4। तो इतना लिखने के अगर अपने को 4 नंबर मिल रहे हैं ज़्यादा दिमाग लगा के, तो इससे आसान बात क्या हो सकती है ना, ये लिख दो। अब आपसे ये पूछा गया है, देखो एक बच्चा तब क्या करेगा, सारे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेगा। भाई क्यों करेंगे सारे की मल्टीप्लाई, हमारे से ये पूछा गया है कि थर्ड रो के जो तीनों एलिमेंट आएंगे उनका सम दे रखा है, तो अपन तो थर्ड रो पे फोकस करते हैं। थर्ड रो कैसे आती है बताओ, थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो तीनों कॉलम से, है ना, इससे इससे और इससे, तभी तो थर्ड रो आएगी उसकी। तो बस मेरे को क्या करना है बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ इस ब्रैकेट को, और मैं थर्ड रो पे फोकस करता हूँ। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई बता दो आप मेरे को, बताओ फटाफट से। 4 × 2 8, ठीक है। 4√2 × 2√2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 8 4 जा 32, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम से करोगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। बताओ 4 की बच्चों करोगे इससे 2√2 से, कितना आ गया 4 2 जा 8, 8√2 आ गया। फिर उसके बाद 4√2 की 4 से करोगे 16√2 आ गया। फिर उसके बाद बच्चों 8 की 4√2 से करोगे तो 32√2 आ गया। बोलो आ गया। अब थर्ड रो की बच्चों थर्ड कॉलम से, तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, बस बात खत्म। 4 4 जा 16, 4√2 × 4√2, 16 2 जा 32, और 8 8 जा 64, ये आगे। बस मेरे को बाकी से बच्चों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को तीसरी रो के तीनों एलिमेंट का सम दे रखा है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इनका सम बताओ, ये कितना हो गया बोलो, 24 और 32 56, 56 तो ये हो गया। और बच्चों ये ऐड कर दो अलग से, कैलकुलेशन में गलती ना हो इसलिए मैं अलग अलग ऐड कर देता हूँ। 48 और प्लस में कितना आ गया 64, और ये √2 वाली टर्म है
24 और 56 होगी शायद है ना, 56√2 होगी। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखे अल्फा प्लस में बीटा√2, मतलब जो कांस्टेंट है ना ये तो सारा है अल्फा। अल्फा तो कितना आ गया बताओ, इनको ऐड करोगे तो 120 168, और बीटा√2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 56। तो आंसर क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा यानी कि 168 प्लस 56, 8 और 6 14 और 16 और 5 21 22 224 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बट बिल्कुल आसान था। तो बच्चों ये अपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो इस बार बिल्कुल यानी कि कम वेटेज थी उसकी। 2-3 क्वेश्चन उसने डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ मिक्स करके दिए हैं क्वेश्चन, तो वो तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर करेंगे। बट बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आए हैं चार, वो चारों के चारों नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे एओडी के, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।